तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ। तो चलिए भूत वर्ष में मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। ये अभी कुछ ही महीने पहले लॉकडाउन में मेरे एक कजन के साथ हुआ था। मेरा ये कजन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में नौकरी करता है। तो हुआ ऐसा था कि एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके रात करीब 10 बजे अपने घर वापस आ रहा था। कार चलाते हुए वो हल्का हल्का नशे में भी था। तभी पता नहीं कहां से उसकी कार के सामने एक काली बिल्ली आ गई और उसकी कार उस बिल्ली के ऊपर चढ़ गई। उसने जल्दी से ब्रेक लगाई और नीचे उतर के देखा तो देखा कि बिल्ली मर गई थी। सड़क पे उसका खून फैला हुआ था। ये देख के वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुझे मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या? और इतना कह के उसने उस बिल्ली को लात मार के रोड के साइड में नाली में फेंक दिया और अपने घर आ गया। उसके बाद 3-4 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद हर रात उसके घर वालों को उसके कमरे से बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगी। लेकिन घर वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि शायद बाहर किसी बिल्ली की आवाज होगी। लेकिन फिर एक रात जब उसकी मम्मी पानी पीने के लिए उठी तो उनको अपने पैरों में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से लाइट जलाई तो देखा कि वो खून था। उन्होंने शोर मचा दिया तो सब लोग उठ गए। फिर सबने जाके देखा तो वो खून मेरे कजन के कमरे से आ रहा था। उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खोल के देखा तो उन सबकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के मुंह से खाने और खून की उल्टी निकल रही थी, जो नीचे पूरे फर्श पर फैली हुई थी। फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी ब्लीडिंग तो बंद हो गई। लेकिन अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि वो पूरी रात बिल्ली की आवाजें निकाले जा रहा था। हम लोगों ने तब भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये हमारी भूल थी। कुछ टाइम बाद उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक रात जब हम सब घर में सो रहे थे तो हमें बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तो मेरी बड़ी माँ उठ के बाहर गई और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि मेरा कजन बिल्कुल नंगा दरवाजा के बाहर अपने चारों हाथ पैरों पर बैठा बिल्ली की तरह आवाज निकाल रहा था। उसको देख के मेरे बड़े पापा जल्दी से उसको पकड़ने के लिए गए तो हमारी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह उछलता हुआ अपने चारों हाथ पैरों से दीवार के ऊपर चढ़ गया और ऊपर छत पे जाके उसने नीचे छलांग मार दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गया। हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसके पैर का ऑपरेशन किया। अब हम लोग समझ गए थे कि इसके साथ जरूर कोई ऊपरी परेशानी है। तो हमने हमारे गुरुजी को घर में बुलाया। घर आके गुरुजी ने हमारे घर में हवन किया और फिर मेरे कजन ने उनको उस रात की पूरी बात बताई। तो गुरुजी ने मंगलवार की रात उसी जगह जहां वो बिल्ली मरी थी वहां जाके पूजा की और उनसे कहा कि एक सोने की बिल्ली बना के घर के सामने काट देना और उसके बाद नदी में जाके पूजा करना और उस बिल्ली की आत्मा से माफी मांगना। मेरे कजन ने वो सब किया, जिसके बाद उसके साथ वो सब कुछ होना बंद तो हो गया, लेकिन वो आज भी व्हील चेयर से ही चल पाता है। मेरा नाम वकास है। मैं पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला हूँ। अभी करीब 9 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है और मेरे इन लॉज कराची के रहने वाले हैं। तो एक बार मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही थी तो मैं उसके चेकअप के लिए अपने इन लॉज के यहाँ आया हुआ था। हम हर चीज ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम हिजामा यानी कि कपिंग ट्राई करो। कपिंग में हमारी बॉडी से वेस्ट ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है।
मैं खुद ये थेरेपी रेगुलरली यूज करता था। वो तैयार हो गई, लेकिन हमें एक लेडी की जरूरत थी जो ये सब ठीक से कर सके। फिर कुछ दिन पता करने के बाद हमें एक लेडी के बारे में पता चला, तो हमने उसे फोन करके अपने घर में बुला लिया। लेकिन वो लेडी जैसे ही मेरे इन लॉज के घर में घुसी, तो उनका डॉग जोर जोर से भौंकने लगा, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगा। लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने मेरी वाइफ को देखा तो बोली कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं कपिंग के साथ साथ तुम्हें कुछ पढ़कर भी दूंगी। उसके बाद उसने जहां जहां मेरी वाइफ की बॉडी में दर्द था वहां कप्स लगाने स्टार्ट कर दिए। मैं रूम के बाहर ही वेट कर रहा था। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे काम में मैक्सिमम 20 मिनट्स लगती है, लेकिन 40 मिनट बाद भी वो बाहर नहीं आई। तो मैंने दरवाजा नॉक किया और अंदर जाके देखा, तो देखा कि मेरी वाइफ की बॉडी पे जरूरत से ज्यादा कप्स लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि इनकी प्रॉब्लम कप से ठीक नहीं होने वाली, इनके साथ कोई और चीज लगी हुई है। फिर उन्होंने एक कप हटा के दिखाया, तो मेरी वाइफ की बॉडी पर अजीब सा ब्लड का निशान बना था, जैसे किसी का फेस बना हो और किसी की जुबान बनी हो। उस लेडी ने कहा कि आपको मुझे हर हफ्ते बुलाना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगी। और इतना कह के वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मुझे भी अपने दोस्तों के पास जाना था, लेकिन ब्लड निकलने की वजह से मैंने अपनी वाइफ को रेस्ट करने को कहा और बोला कि इस औरत की बातों में मत आना, ये बस पैसे कमाने के लिए सब बोल रही है। कपिंग एक थेरेपी होती है, इसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उस औरत ने मेरी वाइफ के दिमाग में पता नहीं क्या भर दिया था कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैं किसी तरह उसको चुप करवा के वहां से निकल गया। मुझे अपने दोस्तों के पास एक दूसरे अपार्टमेंट में जाना था जो थोड़ी दूर पड़ता था। मैं अपनी कार स्पीड में चलाता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कार की सब लाइट्स बंद हो गई, एसी भी बंद हो गया, लेकिन कार अभी भी चल रही थी। रात का टाइम था। मैं कार रोक के चेक भी नहीं करना चाहता था कि कहीं कार फिर से स्टार्ट ही ना हो। मैं बस धीरे धीरे बिना लाइट्स के ही कार ड्राइव करता हुआ उस अपार्टमेंट तक पहुंच गया। अपार्टमेंट में अपने दोस्तों के साथ मैंने एक ही ड्रिंक की थी कि मुझे बहुत अजीब से विजन्स आने लगे। वहां बैठे मुझे मुश्किल से 20 मिनट ही हुई थी। मैंने 3 ही ड्रिंक्स पी थी कि मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं अब चलता हूं, कार भी चेक करनी है। और फिर मैं वहां से निकल गया। लेकिन इस बार भी मैं जैसे ही उस रोड पर पहुंचा, तो कार फिर से वैसे ही करने लगी। अब मुझे डर लगने लगा था। ये पक्का कार की प्रॉब्लम नहीं थी। वो रोड बिल्कुल डार्क थी, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, और ऐसे में मेरी कार की लाइट्स भी बंद हो गई। मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं धीरे धीरे ड्राइव कर ही रहा था कि तभी पता नहीं किस चीज से टकराकर अचानक मेरी कार रुक गई। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे और तो कोई डर नहीं था, बस उस रोड पर लूटपाट बहुत होती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो जाए। खैर, तभी मुझे एक अल्लाह का बंदा वहां से बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे रुकवा के कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, आप मुझे थोड़ी दूर तक ड्रॉप कर दो। तो वो मुझे छोड़ने को तैयार हो गया। वहां से घर बस 5 मिनट की दूरी पर ही था। मैं उसकी बाइक पे बैठ के जा ही रहा था कि तभी एक काला सा साया तेजी से सामने से निकल के गया। वो देख के मैं बहुत डर गया। मैंने उससे पूछा, भाई ये क्या था? वो बोला, कुछ नहीं, आप परेशान मत हो। किसी तरह अल्लाह का नाम लेते लेते मैं घर तक पहुंच गया। अब मैं घर के अंदर घुसा ही था कि मेरे इन लॉज का डॉग फिर से वैसे ही भौंकने लगा जैसे उस औरत को देख के भौंक रहा था। मैं घर में घुसा तो देखा कि वही औरत पहले से घर के अंदर मौजूद थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, अरे आप इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही है? वो बोली, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज करने आई थी और उसके खून में से उस चीज को निकाल रही थी, लेकिन तू मुझे ही गंदा बोल रहा था। अब वो चीज तेरे ऊपर आ गई है।
और इतना कहते ही वो औरत वहां से गायब हो गई। और उसी वक्त मेरी बॉडी में तेज दर्द होने लगा, इतना तेज कि मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पे था। मेरी वाइफ मेरे बगल में थी। मेरी वाइफ ने कहा कि तुमने उस औरत के बारे में उल्टा सीधा बोला था, इसलिए उसने वो चीज मेरे खून से निकाल के तुम्हारे अंदर डाल दी है। पहले जब मेरी वाइफ की बॉडी में दर्द होता था तो मैं ये उसका नाटक समझता था, लेकिन अब वो दर्द मेरी बॉडी में आ गया था। मेरे एक हाथ और एक पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मैं मनी मन अल्लाह से माफी मांग रहा था कि मैंने उसको गलत बोला। मैंने सोचा कि मैं उस औरत से माफी मांग लूंगा, लेकिन उस औरत का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ऊपर से मेरी बॉडी में दर्द इतना था कि मैं चल भी नहीं पाता था। डॉक्टर्स की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। दिन में अगर मुश्किल से थोड़ी देर सोता भी तो ऐसा लगता जैसे कोई मुझे मार के उठा रहा है। कोई काला साया मुझे अक्सर दिखाई देने लगा था। दर्द इतना था कि कई बार तो मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन फिर 2 महीने बाद एक बंदा जो कि एक मौलाना था, मैंने उसको ये सब बताया तो वो बोला कि ये जो कुछ भी है ये सिर्फ वही औरत ही ठीक कर सकती है। मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि उस औरत को किसी तरह यहां तक बुला सकता हूं। उसने कहा कि तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपने जिन को बोलता हूं, वो उसे ढूंढ कर लाएगा। लेकिन उसके 5 दिन बाद तक भी उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। मैं तो बस उम्मीद ही हार गया था कि एक दिन वो औरत अचानक हमारे घर आ गई। मेरी वाइफ उसको मेरे रूम में ले आई। उसको देखते ही मैं दर्द के मारे रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई, जो आपके लिए गलत बोल दिया, मुझे माफ कर दो। वो बोली, मैं तो तेरी बीवी का इलाज कर रही थी और तू मेरे जाने के बाद मुझे क्या क्या बोल रहा था। अब पता चला तेरी बीवी के अंदर क्या था। उसे 2 साल तक उसका मुकाबला किया और तू बस 2 महीने में ही मरने की सोच रहा है। मेरी बीवी उसके पैरों में पड़ गई। हमने उसे अल्लाह का वास्ता दिया और उससे बहुत रिक्वेस्ट की, तो आखिर में वो बोली, ठीक है मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी, लेकिन इसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे। उसको तेरे खून से निकालना होगा। खैर, उसके बाद उसने मेरा इलाज किया, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी बीवी से आखिरी मुलाकात में उस औरत ने बताया था कि वो असल में एक नेक जिन है और लोगों का इलाज करती है। उसने बताया कि उसने जिस चीज को मेरी वाइफ के शरीर से निकाला था वो तब हमारे घर में ही थी, और जब मैं उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था तब उस चीज के सहारे उसने वो सारी बातें सुन ली। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। इस बात को बीते अब 7 महीने हो चुके हैं। मैं अब ठीक तो हूं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वही दर्द महसूस होता है। मैं आप लोगों से भी बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कभी भी इन सब चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये 2016 की बात है। मैं तब बीटेक कर रहा था। जहां हमारा कॉलेज था वहां थोड़ी दूरी पर नेशनल हाईवे 55 पड़ता था, और उसको पार करते ही उस एरिया का बाजार और गांव पड़ता था। उस एरिया का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उस एरिया में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। वहां एक जगह पर मंदिर और मस्जिद साथ साथ बने हुए हैं। तो हुआ ऐसा था कि कॉलेज में पढ़ते हुए जब भी हम लोगों को फ्री टाइम मिलता था तो हम मस्ती करने के लिए उस बाजार में घूमने चले जाते थे। हमारे कॉलेज में हमारे स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट से भी बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। तो ऐसे ही एक बार हम कुछ दोस्त मिलके रेलवे लाइन के उस पार घूमने के लिए गए थे। वो सैटरडे का दिन था। साथ ही हमारा सेमेस्टर भी खत्म हो चुका था, और सेमेस्टर खत्म होने के बाद हम सब अपने अपने घर जाया करते थे। इसलिए घर जाने से पहले हम सब ने दारू पार्टी का प्लान बनाया था। हम सब शाम करीब 7 बजे बियर और दारू खरीद के वहीं
एक जगह पे बैठ के पीने लगे। हमारे बीच एक मुस्लिम लड़का भी था जिसका नाम सरफराज था। वो एक दूसरे स्टेट का रहने वाला था। हम सब एक साथ बैठ के दारू पी रहे थे। फिर करीब 8:30 बजे सरफराज को टॉयलेट लगी तो वो टॉयलेट करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। लेकिन फिर जब वो वापस आया तो बदला बदला सा लग रहा था। वापस आने के बाद वो 5 बियर बॉटल 5 मिनट के अंदर ही अकेला पी गया। ये देख के हमको बहुत हैरानी हुई, लेकिन हम सबको नशा चढ़ चुका था तो हमने हॉस्टल में वापस चलने का फैसला किया। वापस आते हुए भी मैं बस यही सोच रहा था कि उसने अकेले 5 बॉटल इतनी जल्दी कैसे पी ली। खैर, मैंने ज्यादा ना सोचते हुए सीधा अपने हॉस्टल में आना ही बेहतर समझा। अगले दिन मुझे घर के लिए भी निकलना था, इसलिए हॉस्टल आके मैं अपना बैग पैक करने लगा। फिर 9:30 बजे हम सब ने कैंटीन में जाके खाना खाया और फिर वहां से आके मैं अपने कमरे में जाके सो गया। मैं अभी ठीक से सोया भी नहीं था कि तभी मेरा एक दोस्त मेरे दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो वो पूरा पसीना पसीना हो रखा था। उसने बताया कि सरफराज अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी हैं। मैं जल्दी से उसके साथ उसके रूम में गया तो जो मैंने देखा वो बहुत ही भयानक था। सरफराज नीचे फर्श पर रेंग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल ऊपर घूम चुकी थी। वो उर्दू में बस एक ही बात बोले जा रहा था, इसने मेरे ऊपर पेशाब करके मुझे नापाक बना दिया, अब मैं इसको इसकी सजा जरूर दूंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं इन सब चीजों में पूरा यकीन करता हूं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में अगर भगवान की सत्ता यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है तो भूत प्रेत यानी कि नेगेटिव एनर्जी भी जरूर है। उसको देख के मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये कोई ऊपरी चीज है। मैंने जल्दी से अपने एक दूसरे मुस्लिम दोस्त को वहां बुलाया और उसे आयतुल कुर्सी पढ़ने को बोला, लेकिन कोई भी उसके कमरे में जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूं, तो जब कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं खुद ही उसके कमरे में चला गया। मुझे उर्दू या अराबिक पढ़नी तो नहीं आती, लेकिन बचपन से ही मैं बहुत कुछ सुन सुन के याद रख लेता हूँ और मुझे अलग अलग रिलीजन्स के ऊपर रिसर्च करना भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं कई बार इंटरनेट पर आयतुल कुर्सी का ट्रांसलेशन भी पढ़ता रहता था, लेकिन उसका उच्चारण अराबिक में ही होता है, बस अराबिक की जगह हिंदी में लिखा होता है। तो आखिर में मैंने ही उसके कमरे में घुस के आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। अंदर जाने से पहले मैंने अपने 4 दोस्तों को पास की मस्जिद से मौलाना को वहां लेकर आने को भी भेज दिया था। जब मैं उसके कमरे में आयत पढ़ रहा था तो उसकी हरकतें और तेज होने लगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चाहे कुछ भी हो तुम लोग कमरे का दरवाजा खुला ही रखना। मेरी हिम्मत को देखते हुए उन सब ने भी मेरा साथ दिया। करीब आधे घंटे बाद मौलाना वहां आ गए। सरफराज को देखते ही मौलाना बोले कि इसने किसी दफनाए हुए मुर्दे के ऊपर पेशाब किया है, इसलिए इस रूह ने इसे वहीं पकड़ लिया था। हमने पूछा कि अब इसका कोई उपाय है क्या, तो हम लोग एक ऑटो रिक्शा की मदद से उसको किसी तरह मस्जिद तक लेकर गए। मौलाना भी हमारे साथ थे। मस्जिद में जाने के बाद मौलाना ने उसका उतारा किया, लेकिन वो रूह बहुत ताकतवर थी। लेकिन मस्जिद के अंदर उसकी एक न चली और फिर करीब 1 घंटे बाद सरफराज बेहोश होके जमीन पे गिर गया। फिर मौलाना आए और बोले कि अब सब कुछ ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो। साथ ही उन्होंने मुझे शुक्रिया कहा और मेरी हिम्मत की तारीफ भी की। रात के 2:30 बजे हम सब वहां से हॉस्टल आ गए। फिर अगले दिन मैंने दिन भर रेस्ट किया और शाम को अपने घर के लिए रवाना हो गया। आज इस बात को बीते 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो किस्सा याद आते ही दिल बैठ जाता है।
मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं यह ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच है। यह घटना मेरे एक दोस्त की दादी के साथ आज से बहुत साल पहले घटी थी। उसकी दादी जिस गांव में रहा करती थी वहां एक बहुत बड़ा कुआं था। गांव के लोग उसी कुएं से पानी भरा करते थे, लेकिन लोग बताते थे कि वो कुआं बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का, और उस जमाने में अंग्रेज लोगों को मार के उसी कुएं में डाल दिया करते थे। अब ये बात कितनी सच थी ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन रात के समय लोग उस कुएं पे नहीं जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी दादी के घर का पानी खत्म हो गया था, तो वो पानी लाने के लिए रात में ही उस कुएं के पास चले गए। उस वक्त कुएं के आसपास कोई नहीं था, लेकिन वहां पहुंचते हुए उनको बहुत ही अजीब सी मनुष्यत का एहसास हो रहा था। वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए जल्दी से कुएं से पानी निकाल के वो जैसे ही जाने के लिए पलटी तो उनको कुएं के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुन के उसकी दादी पलटी और कुएं के अंदर झांकने लगी, तो उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर से एक जला हुआ हाथ अचानक से बाहर निकल के आने लगा। वो देख के उसकी दादी बहुत डर गई और उसी वक्त भाग के सीधा अपने घर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी दादी ने ये बात उसके दादा को भी बताई, लेकिन उसके दादा ने यह सिर्फ उनका वहम समझ के टाल दिया। उस दिन के बाद से उसकी दादी शाम होने के बाद उस कुएं के आसपास भी नहीं जाती थी। मेरा नाम लवी सिंह है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। मैं जो बात आपको बता रही हूं ये मेरे साथ 6 साल पहले हुआ था, जब मैं अपनी नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे घर से नानी के यहाँ पहुंचने में 8 घंटे लग जाते थे, और उन दिनों हम बस से ही ट्रेवल करते थे, इसीलिए नानी के यहाँ पहुंचते पहुंचते मैं बहुत थक गई थी। घर पहुंच के मैं जल्दी से सोने के लिए लेट गई। वो गर्मियों का मौसम था, इसलिए घर के सब लोग छत पर या आंगन में ही सोया करते थे। रात में मामी ने हमारे लिए छत पे ही बिस्तर लगा दिया था, लेकिन मैं नीचे ही सो गई थी, तो मेरी मम्मी मुझे उठा के छत पे ले गई और वहां लिटा दिया। फिर कुछ घंटे बाद रात 11 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पड़ोस के घर से ढोलक बजने की आवाज आ रही थी, शायद वहां कोई प्रोग्राम चल रहा था। मुझे हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। मेरे मामा की 3 बेटियां हैं। तभी उनमें से दूसरे नंबर वाली बेटी छत के ऊपर आ गई। उन्होंने बहुत ही अजीब से ब्लैक और रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैंने उनको इन कपड़ों में पहले कभी नहीं देखा था। अंधेरा तो था, लेकिन चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो ऊपर छत पे आई और मेरे बगल में ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके लेट गई। मैंने उनसे कहा, दीदी मुझे ठंड लग रही है, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, बस 5 सेकंड तक मेरी तरफ देखती रही। उनकी आंखें चमक रही थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फालतू में ही डर रही हूं, ये तो मेरी दीदी है। फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई को गोद में उठाया, जो कि दूसरे बिस्तर पर सो रहा था, और मेरे बगल में लिटा दिया, और हम दोनों को एक ही कंबल उड़ा दिया। उन्होंने हमारे फेस भी कंबल से ढक दिए थे। मैंने चेहरे से कंबल को हटाया तो देखा कि दीदी सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। तभी मुझे याद आया कि वो तो दूसरे वाले घर में सोया करती थी, तो इतनी रात को वो वहां क्या कर रही थी। मैं भाग के नीचे जाने लगी। नीचे सीढ़ियों के गेट पे मेरी मम्मी और नानी खाट पे एक साथ लेटी हुई थी। मुझे देख के मम्मी बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा, दीदी कहां सो रही है? मम्मी बोली, वो तो दूसरे घर पे होगी। मैंने कहा, नहीं, वो तो अभी अभी मेरे पास आई थी। मम्मी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहीं गेट पे ही लेटे हुए थे। अगर यहां से कोई ऊपर जाता तो पहले हमारी खाट हटानी पड़ती। मम्मी बोली, तूने जरूर कोई सपना देख लिया होगा, जाओ अब सो जाओ।
मैं भी चुपचाप ऊपर जाके सो गई। सुबह उठी तो सबसे पहले मैंने उन्हीं दीदी के पास जाके पूछा कि क्या आप कल रात छत पे आई थी? तो वो बोली नहीं, वो तो दूसरे वाले घर में सो रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपने रात में कौन से कपड़े पहने थे? वो बोली कि उन्होंने तो अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। मुझे लगा शायद कोई दूसरी दीदी आई होगी, लेकिन सबने मना कर दिया। मैं तब बहुत डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने वो पूरा दिन काटा। मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब जब आपके साथ होता है तो इतना डरावना फील नहीं होता जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। पता नहीं उस रात वो क्या अजीब चीज थी जो वो अजीब से कपड़े पहन के मेरे पास आई थी। मेरा नाम मनीष है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ मेरे अपने गांव में हुआ था। ये तब की बात है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आया हुआ था। उन दिनों मेरे दादाजी खेतों में ही सोया करते थे और रात में दादी उनका खाना खेत में ही देने जाती थी। लेकिन एक दिन दादी की तबीयत ठीक नहीं थी तो दादाजी को खाना देने मुझे ही जाना पड़ा। तो रात के समय खाना लेके मैं दादाजी के पास खेत में पहुंच गया। दादाजी खाना खाने लगे। मैंने सोचा कि दादाजी खाना खाने में बहुत टाइम लगाएंगे क्योंकि उनके मुंह में बस एक दो ही दांत थे। तो मैं आगे खेत में घूमने चला गया। फिर कुछ देर बाद मैं घूम के आया तो दादाजी खाना खा चुके थे और फिर मैं उनको बोल के घर वापस आने लगा। मैं खेतों के रास्ते से आ ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज आई। वो किसी औरत की आवाज थी। उसने हल्की सी आवाज में मुझसे कहा, रुक जाओ बच्चे। वो आवाज ऐसी थी जैसे दो औरतें एक साथ बोल रही हो। मैं थोड़ा सा डर तो गया लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे चलता रहा। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर से मेरे कानों में आवाज आई, रुक जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बार मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, क्यों रुकूं, कौन हो आप? और इतना कह के मैं वहां से भागने लगा। लेकिन तभी दो लंबे लंबे सफेद हाथ जिनमें लंबे लंबे नाखून थे पता नहीं कहां से निकल के आए और मेरे पैरों को पकड़ के मुझे घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं उससे गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे गले से पकड़ दिया। मेरा दम घुटने लगा। तभी मैं मन ही मन अपनी कुलदेवी को याद करने लगा और कुलदेवी का ध्यान करते ही उसने एकदम से मुझे छोड़ दिया और वहां से पीछे हो गई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मैंने सबसे पूछा कि मुझे घर कौन लेकर आया, लेकिन किसी को नहीं पता था। मुझे लगता है उस रात हमारी कुलदेवी ही मुझे मेरे घर तक छोड़ के गई थी।